हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 13 कर रहे हैं। चैप्टर 13 में आपको करा रही थी, तो उसका एक पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम कवर करेंगे आज इसमें। ठीक है, इसका नाम है राष्ट्रीय राजनीति। ये आपका इग्नू बीए का है और इसका सब्जेक्ट कोड है ESO 12। ठीक है, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। इसके मैं आपको लास्ट 10 ईयर के जो भी पूछे गए क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज इसके बचे हुए क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, राष्ट्र शब्द से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, राष्ट्र एक ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय परिघटना है। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसी कैसी याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्र एक ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्रीय परिघटना है। ऐसा माना जाता है कि इसके विकास में दास एवं समांती समाजों के विघटन के बाद विभिन्न प्रजातियों एवं नातेदारी समूह के मिश्रण सम्मिलित हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो इसके एक दो चीजें आप, एक दो नाम आप याद रख लीजिएगा। जैसे दास शब्द आया है, ठीक है, और समांती समाज, दास एवं समांती समाज के विघटन के बाद, इनका जब विघटन हुआ है, जब ये बटे इनका जब विघटन हो गया, इसके बाद में विभिन्न प्रजातियां, बहुत सारी प्रजातियां और नातेदारी समूह मिश्रित हो गए हैं, मिल गए हैं। ठीक है, अर्थात राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है जो एक निश्चित भूभाग की सीमा में रहता है। ठीक है, अच्छी लाइन है, आप याद रखिएगा कि राष्ट्र व्यक्तियों का एक समूह है जो कि निश्चित भूभाग की सीमा पर रहता है, मिलजुल कर जीवन व्यतीत करता है और अपने आप को एक राजनीतिक प्रणाली के रूप में संगठित कर लेता है। राष्ट्र किसी भी बृहदाकार जनसंख्या अथवा व्यक्तियों के समूह है जिसमें यह विशेषता हो, जिसमें इस तरह की विशेषताएं देखी जा सकती हैं, उस पर बाहर से शासन नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस तरह की विशेषताएं हैं जिसमें बाहर से शासन नहीं किया जा सकता है। वह अपनी सहज व विविध सामाजिक संचार और सहयोगी की सुस्पष्ट तथा प्रभावी आदतों के आधार पर सशक्त है। ठीक है, वो अपनी किन किन आदतों की वजह से सशक्त है। सुस्पष्ट और प्रभावी, दोनों शब्द आप याद रखेंगे कि सुस्पष्ट और प्रभावी आदतों की वजह से वो क्या है, सशक्त है। वह राजनीतिक रूप से संगठित है। ठीक है, राजनीतिक रूप से ये संगठित हैं, जुड़े हुए हैं। वह स्वतः है, वह अतिरिक्त रूप से वैध है। ठीक है, ये सब ये थॉट है, एक तरह से विचार है। ये कार्ल का विचार है, जो कि इन्होंने कहा है कि वो किस तरह का इन्होंने थॉट दिया है कि वो आंतरिक रूप से, इनका कहना है कि आंतरिक रूप से वैध है। ठीक है, राजनीतिक रूप से संगठित है और आंतरिक रूप से ये कैसा है, आंतरिक रूप से ये वैध है, इसे वैध स्वीकार किया गया है। इसे ये एक तरह से विचार है जो कि कार्ल ने दिया था, कार्ल का दिया हुआ ये विचार है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य क्या होता है। अब आपको यहाँ बताना है कि राज्य आखिर होता क्या है। ठीक है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। तो राज्य क्या है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। इसमें क्षेत्रीय, कार्यक्षेत्र, न्यूनाधिक, अनैच्छिक सदस्यता, इसके सदस्यों के अधिकारियों को ये परिभाषित करने वाले कानून हैं। ठीक है, इस तरह के कानून हैं, ये इसके अधिकारियों को परिभाषित करने वाले कानून हैं। कौन कौन से कानून यहाँ पे बताए गए हैं इसमें आपको। ये क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र 100 है, इनके नाम आप याद रखिएगा। क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र है, इसमें न्यूनाधिक है, ठीक है, और अनैच्छिक, ये सब इसमें सम्मिलित हैं, जो एक संविधान द्वारा दिए गए हैं। ठीक
ठीक है, ये परिभाषित कानून है जो कि किसी संविधान के द्वारा दिए गए हैं। सदस्यों पर शक्ति के प्रयोग के औचित्य का दावा आदि सम्मिलित हो राज्य कहलाता है। ठीक है, किसको राज्य कहते हैं? जिसमें कि सदस्यों पर शक्ति के प्रयोग के औचित्य का दावा सम्मिलित होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे राज्य कहा जाता है। राजनीति विज्ञान एवं सार्वजनिक कानून की अवधारणा के रूप में राज्य थोड़े अथवा बहुसंख्यक लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता है, जो बाह्य शक्तियों के नियंत्रण से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो तथा जिसमें ऐसी स्वतंत्र सरकार विद्यमान हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों का बहुमत स्वभाववश करते हैं। ठीक है, ये किस तरह की है? ये भी एक तरह का थॉट है इन्होंने थॉट दिया गार्नर। ठीक है, गार्नर का दिया हुआ ये थॉट है। ये भी इन्होंने बताया है कि जिसमें आदेश का पालन किया जाता हो। आदेश का पालन कौन करेगा? जो वहाँ के नागरिक होंगे, जो किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं, वो राज्य सरकार द्वारा जो भी बनाए गए उनके कानून हैं उनका स्वाभाविक रूप से जो पालन करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्र के उदय में कौन से दो कारणों ने सहायता की है? ठीक है, भारतीय राष्ट्र के उदय में कौन से ऐसे दो कारण हैं जिन्होंने की सहायता की है, सहायक सिद्ध हुए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना ने दासता की प्रतिक्रियाओं, जो यहाँ पे दासता की प्रतिक्रिया, तो इनका जो दासता, जो इनकी स्थापना की दासता थी, दासता की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप विरोध की भावना ने लोगों में स्वतंत्रता की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इसमें हमें एक सांस्कृतिक एकता व राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा है। इस प्रकार राष्ट्रीयता का उदय हुआ। इस विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीयता के पनपने में दो कारण मुख्य हैं। ठीक है, वो दो मुख्य कारण क्या क्या हैं जो राष्ट्रीयता के पनपने में, उसे आगे बढ़ाने में सहायक है? पहला है सामान्य शत्रु की उपस्थिति। ठीक है, पहला क्या है? सामान्य शत्रु की उपस्थिति अथवा ब्रिटिश शासन। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश शासन की बात की गई है। ठीक है, क्योंकि इनके अत्याचारों से ही तंग आकर लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। ठीक है, तो एक पहला तो क्या पॉइंट है कि एक सामान्य शत्रु की उपस्थिति, जो कि शत्रु के रूप में कौन था उस समय ये ब्रिटिश शासन था। नेक्स्ट है सामान्य सांस्कृतिक असीमता। ठीक है, उस समय पे क्या था? वहाँ पे जो सांस्कृतिक असमानताएं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, क्योंकि हमारा देश गुलाम था, तो उस समय जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, सांस्कृतिक अस्मिता जो थी वो बहुत ज्यादा विद्यमान हो गई थी समान रूप से, जो भारत में बहुत समय से थी और भारत में एक लंबी समय तक ये अस्मिता बनी रही थी। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, राजनीति स्तर पर राष्ट्रीय निर्माण के प्रयासों का वर्णन कीजिए। अब आपको राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को बताना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में तो भारत में राष्ट्र निर्माण का प्रयास ऐतिहासिक कालों में ही शुरू हो चुका था। ठीक है, ये कब शुरू हो चुका था? ये ऐतिहासिक कालों में ही शुरू हो गया था, जिसमें देश के विभिन्न बुद्धिमान विद्वानों का योगदान रहा है। ठीक है, जो भी विद्वान थे और जो भी बुद्धिमान विद्वान थे, उन्होंने स्टार्टिंग से ही, ऐतिहासिक काल से ही वो अपना योगदान देते रहे थे। अर्थात ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात से ही राष्ट्र निर्माण की इच्छा बलवती हुई और इस दिशा में अनेक प्रयास हुए। भारत में राष्ट्रीय निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न समूहों को एकजुट करने का कार्य किया गया। ठीक है,
राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया गया, बहुत सारे समूह संघ इकट्ठे किए गए, इनको एकजुट किया गया, अनेक कार्यनीतियां निर्मित की गई और बहुत सारी कार्यनीतियां भी बनाई गई सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो राष्ट्र राज्य थे वो अस्तित्व में आए। देश में राजनीति व आर्थिक स्तर पर ऐसी निश्चित कदम उठाए गए जो राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध हुए। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए जो कि राष्ट्र निर्माण में सहयोगी सिद्ध हुए, सहायक सिद्ध हुए। श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन आयोजित किए गए। सरकार द्वारा 2 कानून बनाए गए, जिनमें से एक के द्वारा ऐसी किसी भी प्रचार को दंडनीय घोषित किया गया। ठीक है, जो कि विभिन्न धर्मों और भाषाओं के बीच शत्रुता फैलाए। ठीक है, ऐसा कोई भी विचार जो किसी धर्म या फिर भाषा के लिए गलत सिद्ध हो या शत्रुता का भाव रखता हो, उन सबको दंडनीय घोषित किया गया, वो अपराध की श्रेणी में उसे रखा गया। और दूसरा यह है कि निर्वाचनों में धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत अथवा भाषाओं को उभारने का प्रयास दंडनीय बताया गया। ठीक है, पहले में तो क्या दंडनीय बताया गया था, पहले में तो धर्म और भाषाओं के बीच अगर कोई इस तरह की बात करता है, धर्म और भाषाओं को लेके, जिससे कि विरोध या शत्रुता की भावना उत्पन्न होती है, तो इसे दंड की श्रेणी में रखा गया था। दूसरे में क्या बताया गया है, इसमें दूसरे में निर्वाचनों में धार्मिक और सांप्रदायिक, ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला धार्मिक है और सांप्रदायिक, और थर्ड है जातिगत और अथवा भाषाओं, ये चारों का आप याद रखेंगे, को उभारने का प्रयास। अगर इन चीजों में अगर कोई गलत चीजें लाता है तो उसे दंडनीय माना गया, उसे दंड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इनके आधार पर अगर कोई किसी को परेशान करता है या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण प्रयास यह था कि अनुच्छेद 84 तथा 173 एवं संविधान की तृतीय अनुसूची, जो संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि संसद और राज्य के विधान मंडलों की सदस्यता के प्रत्याशियों को भारत की अखंडता बनाए रखने तथा देश की संप्रभुता की शपथ ग्रहण करनी होगी। भारत के संविधान द्वारा संगठित राष्ट्र तैयार करने के साथ साथ नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। ठीक है, यहाँ पे नागरिकों को, जो आम इंसान है उसके लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी उसके थे। नागरिकों को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारों को निर्देश दिए गए। इसका श्रेय स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दौरे के उन नेताओं को मिलता है जिन्हें शासन व्यवस्था में आने वाले संभावित विघटन का अच्छी तरह से आभास हो चुका था। भारतीय स्वतंत्रता के द्वारा समाजवादी सामाजिक व्यवस्था अपनाकर राष्ट्र निर्माण के लिए एक और अद्वितीय प्रयास किया गया, क्योंकि इससे विघटनकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सके। ये सारे प्रयास किस लिए किए गए, ताकि जो विघटनकारी प्रक्रियाएं थी उन्हें नियंत्रण किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। आज भी राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आज भी राष्ट्र के निर्माण में स्वस्थ दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है या अपनाने की इसमें जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब बाकी क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।